फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जीएसटी में अपना थर्ड चैप्टर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी। इस चैप्टर में हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा आरसीएम सेक्शन 93 वाला आरसीएम। एक सेक्शन 94 में भी आरसीएम है। तो ये आरसीएम की बातें हमने पढ़ी थी। पेज नंबर 44 पर आ जाइए। पेज नंबर आपका है 44। पेज नंबर 44 पर हमने आरसीएम पढ़ा और उसमें हमने डिस्कस किया कि टैक्स रेसिपिएंट पे करेगा डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो 93 वाला आरसीएम हम कर चुके थे। तो 93 वाला आरसीएम नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज पर लगता है। ठीक है, टैक्स रेसिपिएंट को पे करना पड़ेगा। अब आज हम 94 वाला आरसीएम समझने जा रहे हैं। तो देखिए 94 वाला आरसीएम, 94 वाला आरसीएम सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट का और एसजीएसटी एक्ट का भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 और आईजीएसटी का सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 और यूटीजीएसटी का सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। तो ये आरसीएम लगता है नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज पर। बट ये जो 94 वाला आरसीएम है ये कभी लगता है जब सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो। बट रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होने के साथ साथ नोटिफाइड भी होना चाहिए। तो रेसिपिएंट नोटिफाइड प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रेसिपिएंट को टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। बट हमने पहले भी एक बात डिस्कस की कि ये 94 वाले आरसीएम के लिए अभी तक सिर्फ एक ही रेसिपिएंट को नोटिफाई किया गया है। हमने पढ़ा रेसिपिएंट नोटिफाइड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने के साथ साथ रेसिपिएंट नोटिफाइड होना चाहिए। तो अभी तक सिर्फ एक ही रेसिपिएंट को सेक्शन 94 के लिए नोटिफाई किया गया है। कौन? रियल एस्टेट सेक्टर के एंगल से बात करें तो बिल्डर, प्रमोटर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो रेसिपिएंट अगर बिल्डर है, प्रमोटर है, तो सेक्शन 94 वाला आरसीएम लगेगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक ही रेसिपिएंट को नोटिफाई किया गया है सेक्शन 94 के लिए। और आईजीएसटी में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 54 और यूटीजीएसटी में सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। क्लियर? तो आज हम सेक्शन 94 वाला आरसीएम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो पेज नंबर आ जाइए आप, पेज नंबर निकालिए। यस, पेज नंबर है आपका 51। पेज नंबर 51 पर देखिए, पेज नंबर 51 पर आपके शुरू हो रहा है सर्विसेज नोटिफाइड फॉर आरसीएम। कौन सा वाला? सेक्शन 94 वाला। और सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट का भी बोले तो सेक्शन 94 सेम, और यूटीजीएसटी का सेक्शन 74 और आईजीएसटी का सेक्शन 54। और अभी हमने बात की सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्रमोटर और बिल्डर होता है उस पर ये सेक्शन 94 वाला आरसीएम लगता है। तो पहले रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स रेट क्या थी? अगर आईटीसी नहीं क्लेम करते हैं तो 8%, और अगर आईटीसी क्लेम करते हैं तो 12% टैक्स रेट लगेगी। ठीक है, आईटीसी नहीं ले 8%, आईटीसी लेते हैं तो 12%। पहले ये टैक्स रेट थी, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से न्यू प्रोजेक्ट जो भी शुरू होंगे उन पर टैक्स रेट काफी कम की गई है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि क्यों कम हुई है। कंडीशनल है, टैक्स रेट में कमी कंडीशनल है,
ये देखना पड़ेगा क्या कंडीशंस फुलफिल हो ताकि ये कम टैक्स रेट जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किए वो लगे। अच्छा, जिन प्रमोटर्स के प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे थे 1 अप्रैल 2019 से, उनके लिए क्या? तो however the promoters, developer, builders have been given a one-time option to continue to pay tax at the old rates. तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप ओल्ड रेट से टैक्स पे कर सकते हैं अगर आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। उन केसेस में आपका कंस्ट्रक्शन और एक्चुअल बुकिंग दोनों स्टार्ट हो गई थी 1 अप्रैल 2019 से पहले। आपका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था और बुकिंग, कस्टमर से बुकिंग आना भी शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन अभी तक वो 31 मार्च 2019 तक अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू टैक्स रेट हम पढ़ने जा रहे हैं जो नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 बाय प्रमोटर, डेवलपर, बिल्डर, उनके लिए टैक्स रेट क्या लगेगी। टैक्स रेट काफी कम की गई है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टैक्स रेट काफी कम की गई है। तो देखिए टैक्स रेट कितनी लगेगी अगर आईटीसी क्लेम नहीं करता बिल्डर तो 1%, आईटीसी बिल्डर प्रमोटर क्लेम नहीं करता तो 1%, और वो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस। गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चलाती है, ठीक है। और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को या मिडिल क्लास फैमिलीज को सस्ते में मकान अलॉट किए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चलाती है। तो ये प्रमोटर बिल्डर क्या कर रहा है, अफोर्डेबल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कर रहा है और आईटीसी क्लेम नहीं करता है। तो इस कंस्ट्रक्शन सर्विस पर 1%, इस कंस्ट्रक्शन सर्विस पर 1% टैक्स रेट लगेगा अगर वो आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है और अफोर्डेबल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि अफोर्डेबल हाउसेस किसे कहा जाएगा। तो देखिए अगर ऐसे हाउसेस जिनका एरिया अप टू 60 स्क्वायर मीटर्स है, अगर वो मेट्रो सिटी में लोकेटेड है, अगर वो हाउस मेट्रो सिटी में लोकेटेड है तो उसका एरिया अप टू 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, और अगर नॉन मेट्रो में है तो 90 स्क्वायर मीटर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, अप टू। क्लियर? तो एरिया वाइज कंडीशन समझ ली। वैल्यू वाइज भी कंडीशन है कि उस अफोर्डेबल हाउस की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं हो, 45 लाख तक हो, अप टू 45 लाख। तो एरिया भी लिमिट से ज्यादा न हो और उस अफोर्डेबल हाउसेस की वैल्यू भी 45 लाख से ज्यादा न हो, और वो अफोर्डेबल हाउसेस है, उसका कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है प्रमोटर, तो इस कंस्ट्रक्शन सर्विस पर अगर वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेता है तो टैक्स रेट 1% ही लगेगी। बात समझ आई? चलो अब अच्छा, अफोर्डेबल हाउसेस ना हो तो, अगर अफोर्डेबल हाउसेस नहीं है, हाउस तो है लेकिन अफोर्डेबल हाउस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में उसकी कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है प्रमोटर। अगर वो आईटीसी ना ले तो 5%, मतलब दोनों ही केस में आईटीसी का बेनिफिट ना ले, अफोर्डेबल हाउस का कंस्ट्रक्शन करे तो टैक्स रेट 1%, और अफोर्डेबल हाउस नहीं है उसका कंस्ट्रक्शन करे, हाउस तो है बट अफोर्डेबल हाउस नहीं है, तो टैक्स रेट 5% लगेगी। एंड कमर्शियल अपार्टमेंट है सच एज शॉप, ऑफिसेस एक्सेट्रा, उसका भी कंस्ट्रक्शन करता है इन द किसमें, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। रेजिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, शॉप बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी तो शॉप्स होती हैं, लेकिन उन कमर्शियल शॉप्स अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया
15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो, है तो वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बट उसके अंदर कमर्शियल शॉप्स का टोटल एरिया टोटल कारपेट एरिया के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो है तो वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर शॉप्स का कमर्शियल एरिया 15% से ज्यादा नहीं है, तो बेनिफिट इस केस में भी मिलेगा। तब भी हम कहेंगे ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही है, भले ही इसमें ज्यादा से ज्यादा 15% कमर्शियल एरिया आ गया। समझे बात? तो अगर प्रमोटर कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, आईटीसी का बेनिफिट ना ले, अफोर्डेबल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन सर्विस करे, तो उस पर टैक्स रेट 1%। और नॉन अफोर्डेबल हाउस हो, अफोर्डेबल हाउस नहीं है, हाउस तो है, अफोर्डेबल हाउस नहीं है, या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका 15% एरिया कमर्शियल है, टोटल कारपेट एरिया का 15%, इससे ज्यादा नहीं, तो भी इसे रेजिडेंशियल ही माना जाएगा और कम टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। और इस केस में टैक्स रेट 5% लगेगी, तो प्रमोटर को कंस्ट्रक्शन सर्विस पर टैक्स रेट 5% ही लगेगी। तो जो प्रमोटर कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हैं उनके लिए कंसेशनल टैक्स रेट लगेंगी, या तो 1% या 5%, 1% और 5%, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया है इन्होंने। समझे बात? चलिए, अब कंडीशंस क्या हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अबो टैक्स रेट एप्लीकेबल तभी होंगी जब कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन वही, आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले ये प्रमोटर, जो कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रमोटर आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले। और दूसरी कंडीशन एक और, 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेस, 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेस यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा आदमी, उसके लिए ये जो इनपुट लेता है और इनपुट सर्विस लेता है, 80% परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से होनी चाहिए। ठीक है, तो इनपुट और इनपुट सर्विस की इनवर्ट सप्लाई लेता है, परचेज करता है, तो टोटल इनवर्ट सप्लाई का 80% कम से कम रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करे। ठीक है, और आईटीसी का बेनिफिट ना ले। ठीक है, अच्छा, इस इनपुट सर्विसेज में कुछ सर्विसेज शामिल नहीं है। कौन सी सर्विस? एक बड़ी सर्विस तो शामिल ही नहीं की गई है, अदर देन सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, सलामी, डेवलपमेंट चार्जेस और एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई। इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें शामिल नहीं होगी इनपुट सर्विस में, और हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रेड, नेचुरल गैस। ठीक है, तो कुछ इनपुट और इनपुट सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है 80% कंप्यूट करते वक्त, कुछ इनपुट और इनपुट सर्विसेज इग्नोर की जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्लियर दे रखा है ना, अदर देन इसका मतलब इन सब के अलावा। तो 80% के कंप्यूटेशन में ये सारी सर्विसेज, टीडीआर वगैरह, लॉन्ग टर्म लीज, ठीक है, और एफएसआई और इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, मोटर स्प्रिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस कवर नहीं होगा। तो इनके अलावा जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज ली गई हैं, कम से कम 80% परचेज रजिस्टर्ड पर्सन से की है इस प्रमोटर ने, ये कंडीशन है। अब एक दिक्कत, अगर कंडीशन डाल दी कि 80% इनपुट और इनपुट सर्विस आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करना है, अगर 80% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसके लिए कह रहे हैं, हाउएवर इफ वैल्यू ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स लेस देन, अगर शॉर्टफॉल रह जाए, आपको 80% इनपुट सर्विस रजिस्टर्ड लोगों से खरीदना,
लेकिन अगर वो 80% में आपकी शॉर्टफॉल रह जाए तो प्रमोटर हैज टू पे टैक्स ऑन आरसीएम अंडर सेक्शन 94 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। प्रमोटर को उस शॉर्टफॉल पर 18% ऑन ऑल सच इनवर्ट सप्लाईज पर टैक्स देना होगा। ऑल सच इनवर्ट सप्लाई का क्या मतलब है? टू द एक्सटेंट जितना 80% को कंप्लीट करने में शॉर्टफॉल रही है, ठीक है, 80% को कंप्लीट करने में जितना शॉर्टफॉल रही है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 50% इनपुट और इनपुट सर्विस रजिस्टर्ड लोगों से खरीदा गया, सिर्फ 50% अनरजिस्टर्ड से खरीदा, 50% रजिस्टर्ड से खरीदा, तो 80% को कंप्लीट होने में शॉर्टफॉल कितनी? 30% शॉर्टफॉल रही। तो वो जो 30% की शॉर्टफॉल रही, उस 30% वाले इनपुट और इनपुट सर्विस पर टैक्स आरसीएम की वजह से प्रमोटर को देना होगा अंडर सेक्शन 94। किस रेट से? 18% से। क्लियर? अब फर्दर सीमेंट के लिए अलग प्रोविजन। अगर सीमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है, इस प्रमोटर ने सीमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा, तो प्रमोटर को इस सीमेंट की इनवर्ट सप्लाई पर सेक्शन 94 वाला आरसीएम लगेगा, ठीक है। और सीमेंट पर एप्लीकेबल टैक्स रेट एट प्रेजेंट 28% है, तो सीमेंट पर 28% आरसीएम वाला टैक्स भरो, ठीक है। ऐसा कब? जब सीमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा प्रमोटर ने। समझे बात? चलिए, अब इनपुट और इनपुट सर्विस की तो बात हो गई। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स। अगर इस प्रमोटर ने खरीदा अनरजिस्टर्ड से, ठीक है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा, तो 94 वाला आरसीएम उस पर भी लगेगा और एप्लीकेबल टैक्स रेट जो भी है उस कैपिटल गुड्स पर, वो आरसीएम वाला टैक्स प्रमोटर को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो बात हो रही है आरसीएम वाले टैक्स की, किस पर? इनपुट पर, इनपुट सर्विस पर और कैपिटल गुड्स पर। अच्छा, अभी जो हमने बात की उसको हम अगर समराइज्ड फॉर्म में समझना चाहें, टेबुलर फॉर्म में समझना चाहें, तो आरसीएम एप्लीकेबल है। ये नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 आया। अगर इनपुट खरीदा अदर देन सीमेंट एंड इनपुट सर्विस खरीदी परचेस्ड बाय प्रमोटर फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर से और वो लेस देन 80% रह गई सच टोटल इनवर्ट सप्लाई का, ठीक है, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा सिर्फ शॉर्टफॉल पर। 80% को कंप्लीट करने में जितनी शॉर्टफॉल रही उस पर ही, उस शॉर्टफॉल पर ही आरसीएम वाला टैक्स देना होगा। सप्लायर कोई भी हो, एनी पर्सन, ठीक है, सप्लायर कोई भी हो, प्रमोटर टैक्स भरेगा आरसीएम की वजह से। सेक्शन 94 वाला आरसीएम लगेगा। अच्छा, सीमेंट के लिए अलग सिस्टम है। सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो प्रमोटर आरसीएम की वजह से टैक्स देगा सीमेंट की परचेस पर भी। और अगर कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा तो प्रमोटर पर आरसीएम वाला टैक्स लगेगा, सेक्शन 94 वाला प्रोविजन लगेगा और प्रमोटर यानी रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। समझे बात? तो प्रमोटर कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विस देने के लिए वो इनपुट खरीदता है, इनपुट सर्विस खरीदता है, कैपिटल गुड्स खरीदता है, ठीक है, तो उस पे सेक्शन 94 वाला आरसीएम लग सकता है, ठीक है। चलो, ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं सेक्शन 94 के आरसीएम को लेकर। एग्जाम्पल 1, ए प्रमोटर हैज प्रोक्योर्ड, मतलब परचेज, इनपुट और इनपुट सर्विस खरीदी हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्या क्या खरीदा? इनपुट और इनपुट सर्विसेज खरीदी हैं।
सैंड मिट्टी खरीदी, सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, फ्लोरिंग टाइल्स, पेंट्स, ठीक है, ये तो सब इनपुट। और अब इनपुट सर्विस दे रखी है आपको, ये आर्किटेक्ट, डिजाइनिंग और कैड ड्राइंग, ये सर्विस। और एल्यूमिनियम विंडो, प्लाई, कमर्शियल बोर्ड, ये इनपुट है। क्लियर? कितना कितना परसेंट खरीदा गया? टोटल इनवर्ट सप्लाई का 10%, सैंड खरीदी की, सीमेंट 15%, ठीक है, ये सब आपको दे रखा है। ये टोटल 100 आना चाहिए, राइट? अच्छा, ये परचेज किससे किया गया? वेदर ये आपने रजिस्टर्ड से खरीदा क्या? रजिस्टर्ड सप्लायर्स लिया, यस और नो? अब देखो, सब जगह यस दे रखा है, नो एक ही जगह दे रखा है, नो एक ही जगह दे रखा है। और वो टोटल इनवर्ट सप्लाई का 15% ही है, ठीक है, मतलब 85% आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा। सीमेंट, वैसे तो आपने 80% की कंप्लायंस कर ली, ठीक है, 80% से ज्यादा ही खरीदा ना रजिस्टर्ड सप्लायर से, सिर्फ 15% सीमेंट ही तो अनरजिस्टर्ड से खरीदा, तो रजिस्टर्ड से कितना खरीदा? 85%, मतलब मिनिमम 80% आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस कर ली। लेकिन सीमेंट के लिए तो स्पेशल प्रोविजन है। अगर सीमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस किया गया है तो आरसीएम लग के रहेगा और प्रमोटर को उस पर टैक्स चुकाना पड़ेगा, वो भी 28% की रेट से, ठीक है। ये हुआ सेक्शन 94 वाला आरसीएम। तो देखो नीचे क्या दे रखा है, प्रमोटर ने वैसे 80% की कंप्लायंस कर ली है, इस केस में तो 85% उसकी परचेस रजिस्टर्ड सप्लायर से है, लेकिन he has procured cement from unregistered supplier। सीमेंट के लिए तो स्पेशल प्रोविजन है, वो अलग से देखा जाएगा। और प्रमोटर ने उस अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस करी ना, तो उस पर आरसीएम लगेगा और इस पर प्रमोटर को टैक्स देना पड़ेगा। कितना? सीमेंट पर 28 है, सीमेंट पर 28%। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा सेक्शन 94 वाला। समझे बात? क्लियर? तो सीमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन है, उसका अलग से देखना पड़ेगा। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस किया गया सीमेंट तो उस पे तो आरसीएम लगेगा ही 94 वाला। क्लियर? वैसे इस केस में 85% रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस हुई है, बट सीमेंट के लिए अलग देखा जाएगा। और सीमेंट की परचेस अनरजिस्टर्ड सप्लायर से की गई है तो उस पे 28% आरसीएम वाला टैक्स भरेगा प्रमोटर, सेक्शन 94। समझे बात? चलो अब एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एक एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर 2। A promoter has procured following input service for construction of residential real estate project during the financial year। सीमेंट, सैंड खरीदी, स्टील, ब्रिक्स, फ्लोरिंग टाइल्स, पेंट्स खरीदा, वही सर्विसेज और गुड्स वही। अब देखना, अब देखो अनरजिस्टर्ड, देखो सीमेंट स्पेशल बात, सीमेंट इस केस में किससे परचेस किया गया है? रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस किया गया क्या? यस, इस केस में रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया गया तो वो तो उस पर आरसीएम होगा नहीं। अच्छा, बाकी अनरजिस्टर्ड लोगों सप्लायर से आपकी परचेस कौन सी है? जहां 9 दे रखा है वो रजिस्टर्ड नहीं है आपके सप्लायर, ठीक है। तो ये 5 और ये 15, तो 5 और 15 ये मतलब पेंट और एल्यूमिनियम, विंडोज, प्लाई, कमर्शियल बोर्ड, ये आपके टोटल 20% हुए। ये आपके टोटल ये 5% और ये 15 टोटल 20%। ये अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदे गए। नो अनरजिस्टर्ड से खरीदे गए ना, तो आप चेक करें, सीमेंट तो हट गया, वो तो रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस किया गया, उस पर तो आरसीएम होगा नहीं। बाकी चीजें देखें
तो देखिए आपकी कम से कम 80% इनपुट और इनपुट सर्विस, ठीक है, उसमें सीमेंट भी शामिल है, बट 80% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस आपका किससे परचेस किया गया है? रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस किया गया है, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड, कम से कम 80% ही रिक्वायर्ड था कि इनपुट और इनपुट सर्विस कम से कम आपका कम से कम 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस होना चाहिए था। वो हो गया, मतलब कंप्लायंस हो गई। तो इस केस में भले ही आपने पेंट, भले ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, आपने पेंट परचेस किया अनरजिस्टर्ड से 5%, और एल्यूमिनियम विंडो, प्लाई, कमर्शियल वुड ये 15%, ये भी अनरजिस्टर्ड से परचेस किया, ठीक है। टोटल हुआ आपका 20% अनरजिस्टर्ड से परचेस, मतलब 80% रजिस्टर्ड से परचेस, रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस, ठीक है। तो 80% की आपने कंप्लायंस कर ली, बात खत्म। इस केस में प्रमोटर पर 94 वाला आरसीएम नहीं लगेगा। ध्यान से सुनो, 94 वाला आरसीएम प्रमोटर पर लगेगा ही नहीं, कारण 80% इनपुट सर्विस आपकी किससे परचेस की गई है? रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस की गई है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो 94 वाला आरसीएम नहीं लगेगा। शॉर्टफॉल रहती तो उस पर टैक्स पे करना पड़ता आरसीएम वाला, शॉर्टफॉल रही नहीं, 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस है हमारी, तो इस केस में प्रमोटर पर 94 वाला आरसीएम लगेगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। अगेन प्रमोटर हैज प्रोक्योर्ड इनपुट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, आपकी सेंट 10%, टोटल इनवर्ट सप्लाई का वो 10% कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो अनरजिस्टर्ड से खरीदी गई है, ठीक है। सीमेंट भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा गया है, 15% है वो। फिर आपका एल्यूमिनियम विंडो वो भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा गया, और प्लाई और कमर्शियल वुड वो भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा गया, 10% वो भी है। अब देखो आपका, अब कुल मिलाकर सीन क्या बन रहा है? आपका कुल मिलाकर सीन बन रहा है कि 50% आपकी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज है और 50% रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया आपने। सही कह रहा हूं ना मैं? चेक कर लो, ये आपका 25, ये 25, 50 आपने किससे खरीदा? अनरजिस्टर्ड से खरीदा है। 50% आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा, तो 50% आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा, 50% अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा, ठीक है। तो आपने सिर्फ 50% इनपुट सर्विस आपने रजिस्टर्ड लोगों से खरीदे, ठीक है, और 50% अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदे। आपने 80% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। आपकी शॉर्टफॉल कितनी रही? 80% को कंप्लीट करने में आपकी 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज होनी चाहिए थी, वो कंप्लीट करने में आपकी शॉर्टफॉल कितनी रही बताओ? 30% आपकी शॉर्टफॉल रही। तो सिर्फ उस 30% की शॉर्टफॉल पर, ठीक है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, आपको 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो, उसके अंदर सीमेंट भी है, उसके अंदर सीमेंट भी है ना, उस पर आपको टैक्स 28% देना पड़ेगा। 50% जो अनरजिस्टर्ड से है, 50% आपका सीमेंट जो है अनरजिस्टर्ड से ना 15%, उसकी वैल्यू पर आपको
टैक्स 28% से देना पड़ेगा। तो सीमेंट पर तो आपकी 30% की शॉर्टफॉल रही है। फिर उसके टुकड़े करना कि उसमें सीमेंट की कितनी है, आपकी टोटल शॉर्टफॉल कितनी, 30%। उसके अंदर 15% सीमेंट है और 15% अदर है ना। तो उसमें सीमेंट अनरजिस्टर्ड से खरीदा, उस पर 28% टैक्स लगेगा और बाकी का रिमेनिंग जो 15 रहा, रिमेनिंग शॉर्टफॉल 15, उस पर 18% टैक्स लगेगा। उस पर टैक्स 18% लगेगा आरसीएम वाला है। तो आपकी जो टोटल शॉर्टफॉल रही 30, ठीक है ना। उसमें से आपकी सीमेंट की शॉर्टफॉल है, सीमेंट 15% है वो वैल्यू वाइज, उस पे आपको टैक्स 28% भरना पड़ेगा। फिर आपकी रिमेनिंग शॉर्टफॉल कितनी रही अदर आइटम्स की, वो रिमेनिंग 15 ही रही। रिमेनिंग शॉर्टफॉल 15, उस पे आपको टैक्स कितना लगेगा, 18%। उस पर टैक्स 18% लगेगा। तो ध्यान रखिए, आपकी शॉर्टफॉल रही 30, उसके अंदर सीमेंट शामिल है 15%। तो सीमेंट वाले 15% पर टैक्स लगेगा 28% आरसीएम वाला, और बाकी अदर शॉर्टफॉल, रिमेनिंग शॉर्टफॉल भी रही 15%, उस पर आरसीएम वाला टैक्स 18% लगेगा। दोनों ही केस में है तो आरसीएम ही, टैक्स प्रमोटर को देना पड़ेगा सेक्शन 9(4) में। समझे बात, ठीक है। चलिए फिर अब आते हैं हम, हमने 9(4) वाला आरसीएम समझा, 9(4) वाला आरसीएम समझ लिया हमने। 9(4) वाले आरसीएम में हमने समझा, क्या समझा, चलो रिवाइज करो इसको, कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो, प्रमोटर आईटीसी ना ले और उसकी टोटल इनवर्ट सप्लाई का 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज हो, तो वो जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है उस पर कंसेशनल टैक्स रेट लगेगी। और कंसेशनल टैक्स रेट क्या थी कि अगर वो अफोर्डेबल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो 1% विदाउट आईटीसी, और 5% वो भी विदाउट आईटीसी, लेकिन वो कब, अदर हाउसेस अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस। और दूसरा केस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसके अंदर 15% टोटल कारपेट एरिया का कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बट उसके अंदर 15% ज्यादा से ज्यादा 15% है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का, तो वो माना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी टैक्स रेट 5% लगेगी विदाउट आईटीसी। तो ये 9(4) वाला आरसीएम प्रमोटर पर लग रहा है जो प्रोवाइड कर रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विस। क्लियर। तो अभी तक 9(4) के लिए सिर्फ एक ही रेसिपिएंट नोटिफाई हुआ है, वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और नोटिफाइड भी होना चाहिए। क्लियर। चलो अब आते हम, बात करते हैं सेक्शन 9(5) की। सेक्शन 9(5) ईसीओ। तो देखिए, ईसीओ डिस्प्ले करता है गुड्स सर्विसेज दोनों, एक्चुअल सप्लायर कोई अलग ही होता है, ठीक है। तो एक्चुअली सप्लाइड बाय सम अदर पर्सन, सप्लायर एक्चुअल अलग ही होता है और कंज्यूमर रेसिपिएंट को सप्लाई की जाती है। और सप्लाई कैसे की जाती है, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट को मिलाने का काम करता है, मीडिएटर होता है ईसीओ। ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। कंज्यूमर बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू दीज पोर्टल्स, ऑनलाइन परचेस करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ठीक है। ऑन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस,
ऑर्डर तो प्लेस पोर्टल पे हुआ, उस ईसीओ की पोर्टल पर, लेकिन एक्चुअल सप्लायर सप्लाई करता है, सप्लाई तो एक्चुअल सप्लायर ही करता है, लेकिन प्राइस और कंसीडरेशन कस्टमर से कौन कलेक्ट करता है? ईसीओ। कस्टमर से उस गुड्स और सर्विस का कंसीडरेशन कौन कलेक्ट करता है? ईसीओ कस्टमर से कलेक्ट करता है, और वो अपना कमीशन काटने के बाद एक्चुअल सप्लायर को पास ऑन कर देता है। मान लीजिए कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और प्राइस थी 100, ठीक है, ईसीओ ने 100 अमाउंट कलेक्ट किया कस्टमर से, उसमें से उसने 5% अपने पास रख लिया और बाकी का 95% एक्चुअल सप्लायर को भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ईसीओ अपना कमीशन काटता है। कस्टमर से जो भी पैसा रिसीव होगा ईसीओ उसमें से अपना कमीशन काटेगा, बाकी का बैलेंस अमाउंट वो एक्चुअल सप्लायर को रेमिट कर देगा, ठीक है। तो ये ईसीओ का सिस्टम हमने बात करी सेक्शन 9(5) में कि ईसीओ टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल माना जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमने सेक्शन पढ़े, सेक्शन 9(5) किसका? सीजीएसटी एक्ट का, या एसजीएसटी एक्ट में भी सेम सेक्शन ये 9(5), और अगर आईजीएसटी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो 5(5), यूटीजीएसटी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो सेक्शन 7(5), ठीक है। सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही हैं उन पर ही ये लगेगा, ठीक है। और इस केस में टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? इस केस में टैक्स गवर्नमेंट को ईसीओ पे करेगा। क्लियर? ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि ईसीओ तभी लायबल होगा जब ईसीओ के थ्रू नोटिफाइड सर्विसेज की सप्लाई दी गई हो। सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज की सप्लाई दी गई हो ईसीओ के थ्रू, तो ही ये 9(5) सेक्शन लगेगा और ईसीओ लायबल माना जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। क्लियर? चलिए अब हम वो सर्विसेज समझते हैं जो 9(5) के लिए नोटिफाइड है और ईसीओ टैक्स देगा। गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए ईसीओ लायबल माना जाएगा। ईसीओ को क्या माना जाएगा? सप्लायर मानते हुए कि वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ठीक है। और एक्ट के सारे प्रोविजंस ईसीओ पर लग जाएंगे एज इफ वो ही सप्लायर हो, वो ही टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। समझे बात? चलिए, तो 9(5) के लिए हमने कहा सिर्फ सर्विसेज ही नोटिफाई हुई हैं और वो भी सिर्फ तीन सर्विसेज पर ही 9(5) लगेगा। अब सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट का भी 9(5) और यूटीजीएसटी का 7(5) और आईजीएसटी का 5(5). ओके, चलिए, तो ये नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 डेटेड 28 जून 2017, ठीक है। और आईजीएसटी एक्ट में कौन सा नोटिफिकेशन? नंबर 14/2017। तो वो सर्विसेज जिस पर ईसीओ डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल माना जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 सर्विसेज हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 सर्विसेज हैं। कौन सी? आ जाइए। फर्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग की सर्विस सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एक्सेट्रा। प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह, ठीक है, हाउसकीपिंग सर्विसेज है ये। इस पर ईसीओ टैक्स पे करने के लिए लायबल माना जाएगा। अच्छा, इस केस में ईसीओ का एक एग्जांपल, सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू क्लीन फॉर यू। क्लीन फॉर यू क्या? ये एक पोर्टल है, ईसीओ है ये, ठीक है। तो अगर ये ईसीओ है और हाउसकीपिंग की सर्विस दे रहा है
तो इस पर सेक्शन 9(5) लगेगा और टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल ईसीओ को माना जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस, मतलब एक्चुअल सप्लायर थ्रू ईसीओ, जो एक्चुअल सप्लायर है और ईसीओ के थ्रू सप्लाई दे रहा है, चेक किया जाए, इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या उसकी सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है क्या? मतलब अगर एक्चुअल सप्लायर की रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है, ठीक है, तो उस केस में एक्सेप्शन हो जाएगा, मतलब ईसीओ फिर लायबल नहीं रहेगा और उस केस में एक्चुअल सप्लायर ही लायबल हो जाएगा। मतलब अगर एक्सेप्शन हुआ तो एक्चुअल सप्लायर लायबल होगा, ईसीओ लायबल नहीं होगा। तो देखो, प्राइमरली ईसीओ लायबल होगा, प्राइमरली इस हाउसकीपिंग सर्विस पर ईसीओ गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल माना जाएगा प्राइमरली। लेकिन अगर एक्चुअल सप्लायर की रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में, अच्छा, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी होती किसकी है? जिनका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सर्विस के सप्लायर है, तो इनका टर्नओवर अगर 10 लाख या कुछ केसेस में कुछ स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट है, कुछ स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है, वो स्टेट्स हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर उनका ये सर्विस का टर्नओवर, जो हाउसकीपिंग की सर्विस देते हैं, एक्चुअल सप्लायर है, ठीक है, ईसीओ के थ्रू सप्लाई देते हैं, एक्चुअल सप्लायर है, उनका टर्नओवर ज्यादा है, मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है, उनका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से ज्यादा है, तो वो एक्चुअल सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो जाएंगे। उस केस में क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन। तो एक्चुअल जो सप्लायर है अगर बड़ा है, उसका टर्नओवर बड़ा है, लिमिट से ज्यादा है, तो मैं बोल दूं सप्लायर बड़ा, उसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा, ठीक है। तो अगर सप्लायर बड़ा है, उसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, तो फिर ईसीओ लायबल नहीं रहेगा, उस केस में एक्चुअल सप्लायर ही लायबल रहेगा गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए, क्योंकि एक्सेप्शन में ये बात दे रखी है। क्लियर? अब आ जाइए सेकंड सर्विस जो नोटिफाइड है सेक्शन 9(5) के लिए। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इंस, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट्स और अदर कमर्शियल प्लेस मींट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस, ठीक है। तो अकोमोडेशन सर्विस होटल्स वगैरह है, ठीक है। तो जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू त्रिवागो एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जिस पर होटल अकोमोडेशन सर्विस अवेलेबल होती है। आप इस पोर्टल पे जाके इंडिया में जितने भी अच्छे होटल्स हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेक माई ट्रिप, इस पर आप ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं जर्नी के लिए, और GoIBibo, ठीक है। तो ये सब होटल अकोमोडेशन वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस। तो शॉर्ट में सेकंड सर्विस क्या हुई? होटल अकोमोडेशन सर्विस पर ईसीओ लायबल माना जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली पे करने के लिए। लेकिन फिर एक्सेप्शन मतलब ईसीओ लायबल नहीं होगा उस केस में। वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस, मतलब एक्चुअल सप्लायर जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई दे रहा है, एक्चुअल सप्लायर, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है, उसका टर्नओवर ज्यादा है, ठीक है, 10 लाख 20 लाख से ज्यादा है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है। अगर एक्चुअल सप्लायर की रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है, तो फिर एक्चुअल सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल माना जाएगा। कुल मिलाकर आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 में बोला,
प्राइमरली ईसीओ लायबल है, लेकिन अगर एक्चुअल सप्लायर का टर्नओवर बड़ा है और उसकी वजह से उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की लायबिलिटी है तो एक्सेप्शन में चला जाएगा और फिर ईसीओ लायबल नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कराने के लिए लायबल एक्चुअल सप्लायर माना जाएगा। क्लियर? अब तीसरी नोटिफाइड सर्विस जो सेक्शन 9(5) के लिए नोटिफाइड है और ईसीओ लायबल होगा, सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जा रही है बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल। ठीक है, जैसे ओला उबर के थ्रू सर्विस दी जा रही है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ये सब क्या है? ओला उबर ये सब रेडियो टैक्सी कहलाती है। ठीक है, तो रेडियो टैक्सी की सर्विस, रेडियो सर्विस क्या काम करती है? रेडियो टैक्सी क्या काम करती है? रेडियो टैक्सी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है, उस पर सेक्शन 9(5) लगेगा और ईसीओ टैक्स देने के लिए लायबल माना जाएगा। समझे बात? लेकिन इसमें एक्सेप्शन नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 1 और 2 में एक्सेप्शन है। पॉइंट नंबर 1 और 2 में एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक्चुअल सप्लायर का टर्नओवर बड़ा है जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है तो ईसीओ लायबल नहीं रहेगा और एक्चुअल सप्लायर लायबल होगा। ऐसा पॉइंट नंबर 1 और 2 में दे रखा था, बट ऐसा एक्सेप्शन तो पॉइंट नंबर 3 में है ही नहीं। इसका मतलब ये थर्ड वाली सर्विस पर एक्सेप्शन है ही नहीं, ईसीओ ही लायबल माना जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। समझे बात? तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 9(5) के लिए 3 सर्विस दी। शॉर्ट में बोलो, पहली सर्विस हाउस कीपिंग सर्विस, दूसरी सर्विस होटल अकोमोडेशन सर्विस, तीसरी सर्विस पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थ्रू रेडियो टैक्सी वगैरह। समझे बात? सिर्फ 3, इसके अलावा नहीं। और ध्यान रखना ये प्रोविजन सिर्फ सर्विसेज के लिए है। अरे अमेजॉन गुड्स की सप्लाई करता है तो अमेजॉन भी तो इसी हुआ, तो क्या अमेजॉन लायबल माना जाएगा क्या उस गुड्स पर टैक्स पे करने के लिए? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? अरे ये ईसीओ वाला पॉइंट कि ईसीओ लायबल होगा, ये सिर्फ इन तीन नोटिफाइड सर्विसेज पर ही है, गुड्स पर नहीं है ना। ठीक है, तो अगर इन 3 नोटिफाइड सर्विसेज की सप्लाई ईसीओ के थ्रू दी गई हो तो ईसीओ लायबल है। अगर गुड्स की सप्लाई ईसीओ के थ्रू दी गई है तो ईसीओ लायबल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई? तो अगर कोई सप्लायर है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स की सप्लाई देता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ईसीओ हैं, बट इस केस में ईसीओ लायबल नहीं होगा क्योंकि 9(5) का प्रोविजन सिर्फ नोटिफाइड इन 3 सर्विसेज के लिए ही है, अदर सर्विसेज के लिए भी नहीं है और गुड्स के लिए तो है ही नहीं। बात समझ आ रही है? चलिए, तो नीचे आपको दे रखा है ये सारे जो प्रोविजंस हैं, ये जो सारे आपके प्रोविजंस हैं, ऑल द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट शैल अप्लाई टू ईसीओ। ईसीओ पर लायबल, ईसीओ के लिए ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे एज इफ वही सप्लायर है, वही टैक्स पे करने के लिए लायबल है इन रिलेशन टू सच सप्लाई। और ये प्रोविजन सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए ही है, गुड्स के लिए तो है ही नहीं और अदर सर्विसेज के लिए भी नहीं है। ठीक है, अब रेडियो छोटी छोटी डेफिनेशंस यहां पर दे रखी हैं, वो डेफिनेशंस हम समझते हैं। देखो, रेडियो टैक्सी किसको बोलेंगे? ए टैक्सी इंक्लूडिंग रेडियो कैब, नाम कुछ भी हो, विच इज इन 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन विद ए सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल ऑफिस। एंड इनेबल्ड फॉर ट्रैकिंग यूजिंग जीपीएस, जीपीआरएस उसमें लगा होता है,
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीएस और जीपीआरएस लगा होता है। ये क्या होता है? लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर टाइमिंग पर वो टैक्सी कहाँ है। ठीक है, तो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें क्या लगा होता है? जीपीएस और जीपीआरएस लगा होता है। ऐसी टैक्सी रेडियो टैक्सी कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सी कैब, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, इनका वही मीनिंग होगा जो मोटर व्हीकल एक्ट में दे रखा है। अच्छा, उधर मोटर व्हीकल एक्ट में क्या मीनिंग है ये मैंने छोटे फॉन्ट में दे रखा है, सिर्फ जस्ट रीड करना है, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए रिलेवेंट नहीं है। मैक्सी कैब क्या होता है? एक ऐसा मोटर व्हीकल जो मोर देन 6 पैसेंजर कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन 12 पैसेंजर से ज्यादा नहीं। 6 से ज्यादा लेकिन 12 पैसेंजर से ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं हो तो वो कहलाता है मैक्सी कैब। अच्छा, एक ऐसा मोटर व्हीकल जो 6 से ज्यादा पैसेंजर कैरी नहीं करता, ड्राइवर इसमें शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, पैसेंजर होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा 6, तो वो कहलाएगा मोटर कैब। ठीक है, जो किराए पर मिलता है। और मोटर कार का मतलब क्या? मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमिनिबस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, वो शामिल नहीं होंगे मोटर कार में। मोटरसाइकिल एंड इनवैलिड कैरेज। ठीक है, तो मोटर कार के अंदर मोटर साइकिल शामिल नहीं है। लेकिन ऊपर क्या बोला? ऊपर बोला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर दी गई रेडियो टैक्सी के थ्रू, मोटर कैब के थ्रू, मैक्सी कैब के थ्रू, इवन मोटर साइकिल के थ्रू, आजकल ओला वाले मोटर साइकिल के थ्रू भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में ईसीओ का कंसेप्ट लगेगा और ईसीओ लायबल माना जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। बात समझे? अब आते हैं हम, ये हमने समझा ईसीओ सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट का 55 और यूटीजीएसटी का 75। ईसीओ देखो, हमने जब शुरू में बात करी थी, चैप्टर के शुरू में हमने कहा 2 स्कीम्स होती हैं, एक होती है रेगुलर स्कीम और एक कंपोजिशन स्कीम। हमने पढ़ा रेगुलर स्कीम में 3 बातें होती हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, दूसरा आरसीएम, ठीक है, तीसरा ईसीओ। समझे बात? वो सब रेगुलर स्कीम का ही पार्ट है। और रेगुलर स्कीम का सेक्शन 9 और कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन 10 होता है। समझे बात? चलिए, तो अब देखो, हमने किया आज 9(4) वाला आरसीएम और 9(5) वाला ईसीओ का कंसेप्ट। सिर्फ 3 नोटिफाइड सर्विसेज के रेस्पेक्ट में ईसीओ लायबल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर, ईसीओ पर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाइए चैप्टर के एंड में। चैप्टर के एंड में क्वेश्चन नंबर है आपके, चैप्टर के एंड में आ जाइए, क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए। ईसीओ पर है ये, देखो ये आपको पेज नंबर 68 पर दे रखा है। पेज नंबर 68 पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रियॉन ऑपरेटिंग रेडियो टैक्सी सर्विसेज इन इंडिया इन द मंथ ऑफ November 2019, the following services are rendered by it. फ्री सर्विसेज, ये रियॉन कौन है? ये रेडियो टैक्सी सर्विसेज देता है, ये ईसीओ है। ठीक है, फ्री सर्विसेज दी गई न्यू कस्टमर्स को हु ट्रेवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए शुरुआत में कस्टमर्स को फ्री सर्विस देते हैं। ठीक है, लेकिन कस्टमर के लिए फ्री है
जो एक्चुअल जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो इस सर्विस के एक्चुअल सप्लायर हैं, ठीक है। रियॉन तो इस केस में क्या है, ईसीओ, और टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो इस सर्विस के एक्चुअल सप्लायर हैं। उनको पेमेंट किया गया 10 लाख। तो जो एक्चुअल सप्लायर हैं उनको तो पेमेंट हुआ, तो कस्टमर के लिए फ्री है, बट एक्चुअल सप्लायर मतलब टैक्सी ड्राइवर को तो कंसीडरेशन मिला, इसलिए ये फ्री नहीं है उसके एंगल से। एक्चुअल सप्लायर मतलब टैक्सी ड्राइवर को तो कंसीडरेशन मिला, राइट। तो इस पे टैक्स लगेगा, यस लगेगा, ईसीओ टैक्स देने के लिए लायबल है। फिर हायर चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आप पैसा चार्ज किया, ये फ्री सर्विस नहीं है, और कस्टमर से कितना चार्ज किया, 12,25,500, और उसमें से टैक्सी ड्राइवर को पास ऑन किया 11 लाख। तो बाकी का डिफरेंस कहां गया, ये ईसीओ ने बाकी का डिफरेंस अपने पास रख लिया अपने कमीशन के तौर पर। क्लियर। अब बात करते हैं आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। अब देखिए इस केस में आपको क्या कहा जा रहा है, आगे आपको बोला गया रियॉन अपॉइंटेड एक्स प्राइवेट लिमिटेड एज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। तो रियॉन की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लिया एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो बताइए, पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज विलिंग टू अवेल एग्जम्पशन इफ एनी, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट हु इज लायबल टू पे जीएसटी। बताइए जीएसटी किसको देना होगा। अरे इस केस में जीएसटी ईसीओ को देना होगा, क्यों, क्योंकि ये 95 वाली नोटिफाइड सर्विस है, समझे। ये 95 वाली नोटिफाइड सर्विस है, तो उस पर टैक्स, ये रेडियो टैक्सी की सर्विस है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ये 95 के लिए नोटिफाइड सर्विस है, इस पर टैक्स कौन डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट को, ईसीओ। और ईसीओ के लिए हमने प्रोविजन पढ़ा, अगर ईसीओ की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है तो ईसीओ खुद टैक्स देगा, अगर ईसीओ की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका इंडिया में जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है वो टैक्स देगा। और अगर न तो ईसीओ की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है और न ही इंडिया में उसका कोई बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या होगा, तो ईसीओ सिर्फ टैक्स जमा कराने के लिए पर्सन अपॉइंट करेगा, ठीक है, वो टैक्स पे कराने के लिए लायबल माना जाएगा। ऐसा हम पढ़ चुके। चलिए, तो अब ईसीओ लायबल है, ये 95 वाली नोटिफाइड सर्विस है, तो ईसीओ टैक्स जमा कराएगा। और इस केस में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या माना जाएगा। देखिए पहले केस में तो 10 लाख ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इस पे लगेगा जीएसटी। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में आपका जीएसटी 12,25,500 पर लगेगा या 11 लाख पर लगेगा। बताइए कस्टमर से क्या चार्ज किया, बोलो, कस्टमर से जो चार्ज किया वो है 12,25,500, तो ये माना जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले केस में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख, दूसरे पॉइंट में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 12,25,500, दोनों को जोड़ दो 10 लाख और 12,25,500, इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पर ईसीओ यानी वैसे तो रियॉन टैक्स देगा वैसे तो, लेकिन रियॉन ने चूंकि अपना बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट कर रखा है, मतलब रियॉन की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तभी उन्होंने इंडिया में अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उनका बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। तो इस तरीके से ईसीओ की बातें हमने कंप्लीट की, क्वेश्चन भी कर लिया,
क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं आगे समझते हैं। हमने 9-4 वाला RCM किया, 9-5 वाला ECO किया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी में टैक्स रेट्स क्या होंगी। जीएसटी में टैक्स रेट्स क्या होंगी? अलग अलग टैक्स रेट्स है, अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज के लिए टैक्स रेट्स अलग अलग है, ठीक है। गुड्स के लिए 6 टैक्स रेट बताई गई हैं और सर्विसेज के लिए 4। गुड्स के लिए 6 और सर्विसेज के लिए 4 टैक्स रेट बताई गई है। अच्छा, अब एक बात समझना, आप तो IGST वाली रेट याद रखना। क्यों? अगर CGST होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, तो SGST भी तो बराबर लगेगा, मतलब आधा CGST लगेगा, आधा SGST लगेगा। तो जो पूरी रेट है वो याद रखो, आधा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो एक मिनट, आप सिर्फ IGST वाली टैक्स रेट याद रखें। गुड्स के लिए हमने कहा 6 टैक्स रेट्स हैं। कौन सी? 25%, नहीं 0.25%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। दोबारा सुनिए, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन कुछ गुड्स के लिए नील रेट भी है, नील रेट भी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट हो तो CGST SGST लगते हैं, तो हाफ CGST लगेगा, हाफ SGST लगेगा। तो ये जो टैक्स रेट इधर पढ़ी आपने, उनका हाफ कर दो, वो CGST हो जाएगा, समझे। तो फिर क्या होगा? इक्विवेलेंट SGST UTGST भी तो लगेगा, समझे बात। और कुछ गुड्स पर नील रेट है, क्लियर। सर्विसेज के लिए 4 टैक्स रेट हैं, वही 5%, 12%, 18% और 28%। और कुछ सर्विसेज पर नील रेट है। अब ये वाली जो रेट है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST लगेगा, और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST SGST लगेंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। और नील रेट भी है, और अगर हाफ CGST लगेगा तो इक्विवेलेंट SGST और UTGST भी लगेगा। तो बहुत सिंपल है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। गुड्स के लिए 6 टैक्स रेट्स है, सर्विसेज के लिए 4। गुड्स के लिए 6 टैक्स रेट्स कौन सी है? 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। और सर्विसेज के लिए 5, 12, 18 और 28। वेरी सिंपल, समझे बात। चलिए, अब हम एक और इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है क्लासिफिकेशन। आपको गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन करना होगा। क्यों करना होगा? ताकि उस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो आइडेंटिफाई की जा सके, ठीक है। तो टू डिटरमाइन टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, उसके लिए हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन नेसेसरी है फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स रेट, कि उस गुड्स और सर्विस पर टैक्स रेट क्या है, ये जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, गुड्स का भी और सर्विस का भी। पहले हम गुड्स का पढ़ते हैं। गुड्स को क्लासिफाई किया जाएगा टैक्स रेट जानने के लिए अकॉर्डिंग टू HSN कोड। HSN क्या? गुड्स को HSN कोड वाइज क्लासिफाई किया जाएगा, और HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है? ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम HSN डेवलप्ड किया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, WCO ने, वर्ल्ड
कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, जिसमें एवरी गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा 6 डिजिट के कोड से। कोड होगा 6 डिजिट का, और ये कोड एक्सटेंड हो सकता है, और इंडिया में HSN कोड 8 डिजिट तक होते हैं। इंडिया ने डेवलप कर दिए HSN कोड 8 डिजिट तक। रीजन, वैसे तो 6 डिजिट के होते हैं, लेकिन इसको एक्सपांड किया जा सकता है, तो इंडिया ने 8 डिजिट तक HSN कोड एक्सपांड कर दिए। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैरिफ आइटम, कि मेरा गुड्स कौन से टैरिफ आइटम में फॉलो करता है। ठीक है, मेरा गुड्स कौन से हेडिंग सब हेडिंग में फॉलो करता है। अपने प्रोडक्ट को हेडिंग सब हेडिंग में क्लासिफाई करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले होते हैं सेक्शंस। सबसे पहले सेक्शन के अंदर होते हैं चैप्टर के अंदर हेडिंग होते हैं, हेडिंग के अंदर काफी सारे सब हेडिंग होते हैं, और उन एक पर्टिकुलर सब हेडिंग के अंदर टैरिफ आइटम होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है, उसका कोड HSN कोड दे रखा होता है। ठीक है, तो वो सब होता कैसे है? देखिए, सेक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप ऑफ चैप्टर होता है वो सेक्शन, ग्रुप ऑफ चैप्टर है पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, मतलब सेक्शन बड़ा, उसके अंदर चैप्टर, उल्टा सिस्टम है। वैसे क्या होता है, चैप्टर के अंदर सेक्शन होते हैं, लेकिन यहां पर सेक्शन के अंदर चैप्टर है। तो सेक्शन क्या, उसके अंदर काफी सारे चैप्टर होंगे, ग्रुप्स ऑफ चैप्टर, जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और चैप्टर क्या, ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स। ठीक है, और वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? गुड्स ऑफ वन क्लास को। चैप्टर के बिगिनिंग में चैप्टर नोट होंगे। ठीक है, और ये चैप्टर नोट कानून का पार्ट है, पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, एंड हेंस इनकी लीगल अथॉरिटी है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिटरमाइन करने में। ये चैप्टर नोट की भी इंपॉर्टेंस है, जो कि चैप्टर के बिगिनिंग में दे रखे होंगे। ठीक है, और हेडिंग मतलब ईच चैप्टर एंड सब चैप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस हेडिंग्स। चैप्टर का डिवीजन होगा हेडिंग्स में, और हेडिंग्स का डिवीजन होगा सब हेडिंग्स में। ठीक है ना, तो आप तो ये ध्यान रखो, सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंदर चैप्टर होते हैं काफी सारे, उसके एक चैप्टर के अंदर हेडिंग होते हैं काफी सारे, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होते हैं काफी सारे, और सब हेडिंग के अंदर टैरिफ आइटम होते हैं, मतलब प्रोडक्ट का कोड। राइट, चलिए, ये सिस्टम फॉलो कहां से किया गया? देखिए, जो टैरिफ आइटम हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, चैप्टर्स वगैरह, वो गवर्नमेंट रेट के लिए नोटिफिकेशन निकालती है। गुड्स पर टैक्स रेट क्या होगी, गुड्स पर टैक्स रेट क्या होगी, गवर्नमेंट इसके लिए GST कानून में रेट का नोटिफिकेशन निकालती है। शेड्यूल ऑफ रेट नोटिफिकेशन, रेट नोटिफिकेशन के अंदर शेड्यूल्स होती है, ये गुड्स 5% की रेट से टैक्सेबल, ये 12% की रेट से टैक्सेबल, ऐसे शेड्यूल होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, रेट का नोटिफिकेशन। तो वो जो हेडिंग्स होते हैं उसमें टैरिफ आइटम्स, हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह होते हैं ना, वो अंडर GST आर द टैरिफ आइटम्स, सब हेडिंग, हेडिंग, चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। मतलब जो GST में हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह है, उनको कॉपी किया गया है कहां से? फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 से कॉपी किया गया है। ठीक है, इसका मतलब कस्टम्स टैरिफ एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल बनी हुई है, उसमें भी इस तरीके से सिस्टम है, तो वहां से ही GST के लिए सिस्टम लेकर आए हैं। और ये जो इंडिया का कस्टम्स टैरिफ है, कस्टम का कानून है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगती है ना, वो
वो भी HSN पर ही बेस्ड है, मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अच्छा, ये जो इंडियन कस्टम टैरिफ होता है, इसमें भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दे रखे होते हैं ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी होते हैं। तो इंडिया का जो टैरिफ है, इंडियन कस्टम टैरिफ, इसमें रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं। मतलब अगर आपको क्लासिफिकेशन करने में डिफिकल्टी अराइज हो तो आप रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाकर अपने गुड्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहां दे रखे हैं? इंडियन कस्टम्स टैरिफ में दे रखे हैं। दीज रूल्स एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स गिव क्लियर डायरेक्शन एज टू हाउ द नोमेनक्लेचर इन द शेड्यूल इज टू बी इंटरप्रेटेड। कि हम क्लासिफिकेशन करने में डिफिकल्टी अराइज हो तो हम इन रूल्स को कैसे इंटरप्रेट करें। तो ये जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, जो सेक्शन नोट हैं, चैप्टर नोट हैं, जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं, वही सेम टू सेम अप्लाई होंगे जीएसटी के लिए भी। किसके लिए? गुड्स के लिए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट नोटिफिकेशन के लिए वही अप्लीकेबल होंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट नोटिफिकेशन के लिए वही अप्लीकेबल होंगे। तो इसका मतलब अंडर जीएसटी गुड्स क्लासीफाई होंगे HSN कोड को ध्यान में रखते हुए, साथ साथ इन इंटरप्रेटिव रूल्स को भी ध्यान में रखते हुए। मतलब कस्टम टैरिफ एक्ट में जो इंटरप्रेटिव रूल्स दे रखे हैं वही जीएसटी कानून के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे, सेम टू सेम। ठीक है, तो सिर्फ HSN कोड ध्यान नहीं रखने, वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन करना होगा गुड्स का अंडर जीएसटी। क्लियर? तो इतनी सारी बातें दे रखी हैं आपको। और अब कह रहे हैं अगर आपका इस तरीके से क्लासिफिकेशन गुड्स का हो गया तो उसके सामने टैक्स रेट देख लेना क्या है, तो टैक्स रेट अप्लाई कर देना। ठीक है, तो वो डिटरमाइन होगी एज पर द टैक्स रेट प्रेस्क्राइब्ड इन द रेट नोटिफिकेशन इशूड अंडर जीएसटी। अब सर्विसेज का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? हमने पढ़ा सर्विसेज का क्लासिफिकेशन करने के लिए कैसे होगा, क्यों करते हैं? टैक्स रेट जानने के लिए। ठीक है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं? सर्विसेज अकाउंटिंग कोड बनाए हैं, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। और हर सर्विस अकाउंटिंग कोड में 6 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट। ठीक है, तो देखो जो HSN है इंडिया में वो 8 डिजिट के, और सर्विस अकाउंटिंग कोड 6 डिजिट के। ये सर्विस अकाउंटिंग कोड इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी, वेयर इन द सर्विसेज ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्शन, अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती है, उनको क्लासिफाई किया जाएगा अंडर वेरियस सेक्शंस, उसके अंदर हेडिंग्स और ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का। तो होता क्या है, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के अंदर सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंदर हेडिंग होते हैं, हेडिंग के अंदर ग्रुप होता है, और उसके अंदर सर्विस कोड मतलब टैरिफ आइटम होता है। क्लियर? चैप्टर के अंदर सेक्शन, मतलब ये नॉर्मल सिस्टम है। अपने भी क्या, अपना भी दिमाग कैसे चलता है, चैप्टर के अंदर सेक्शन के अंदर हेडिंग के अंदर ग्रुप के अंदर टैरिफ आइटम मतलब सर्विस कोड होता है। तो एक नोट करने लायक बात ये कि सर्विस के लिए तो सिस्टम सही है, चैप्टर के अंदर है सेक्शन, चैप्टर के अंदर हैं सेक्शंस। ठीक है, और गुड्स के लिए उल्टा था, गुड्स के लिए उल्टा सेक्शन के अंदर है चैप्टर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, गुड्स के लिए सेक्शन के अंदर चैप्टर, और सर्विसेज के लिए चैप्टर के अंदर
सेक्शंस। बात समझे कि नहीं? ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और गुड्स के लिए हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है ना, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए हेडिंग के अंदर ग्रुप होगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। गुड्स के लिए शुरुआत कहां से होगी? सेक्शन के अंदर चैप्टर, चैप्टर के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, ठीक है, और फिर सब हेडिंग के अंदर टैरिफ आइटम। लेकिन सर्विसेज के लिए चैप्टर के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर हेडिंग, और हेडिंग के अंदर सब हेडिंग नहीं, ग्रुप, और ग्रुप के अंदर आपके टैरिफ आइटम मतलब सर्विस कोड होगा। तो गुड्स के लिए HSN कोड देखे जाएंगे और सर्विसेज के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड। HSN कोड 8 डिजिट इंडिया फॉलो करता है और सर्विस अकाउंटिंग कोड 6 डिजिट के होते हैं। बात समझ आई? तो इस तरीके से हमको गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन करना होगा, और ये क्लासिफिकेशन करके हम हासिल क्या करेंगे? पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन करने का? टैक्स रेट आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है कि उस गुड्स पर या सर्विस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है। ये जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। समझे बात? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।